नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी ने अपना एक एप्लीकेशन नोटिस जारी किया है और आरआरबी चेयरमैन के द्वारा यह नोटिस जारी करना इस बात को प्रमाणित करता है या इस बात का संकेत है कि दिसंबर 15 को आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम करवाएगी। इस बात का यह पुख्ता सबूत है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टू बी सीरियस, यह बात बिल्कुल भी मन में ना रखें कि अपना एग्ज़ाम कब होगा, डिले होगा या होगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। 15 दिसंबर या उसके बाद या जनवरी तक आपका एग्ज़ामिनेशन है, वो होने की पूरी 99% संभावना है। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को क्रमता में जारी रखें तथा जितना भी कंटेंट आपके साथ साइंस का हो, चाहे वो जीके का हो, वो शेयर किया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स बनाएं और उसको ज्ञान के अंदर प्रोवाइड करें। नंबर 2 बात, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया गया है मैथ्स विद रमन सर। मैथ्स विद रमन सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ऐड हो जाए। ठीक है, इसका कोई मकसद ये नहीं है कि अपने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे कुछ तत्व एलिमेंट डालें कि जो आपके कार्य के ना हो। अभी तक जितना भी डाटा इस ग्रुप के अंदर डाला गया है वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है और ज़्यादातर जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स जीके का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर शेयर किए जाते हैं। तो वहाँ से भी आप जीके का कुछ अच्छा मैटर जो आपकी परीक्षा में आने योग्य हैं वो इसके अंदर रखा जाता है। तो आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होकर अपना लाभ सुनिश्चित करें। चलो अब अपने साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर जो पढ़ रहे थे उस पर वापस आते हैं। पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। पार्ट 2 पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर वर्क जो एक टॉपिक था इसको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से समझ लिया था। चलो आज अपने पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एनर्जी के बारे में। तो ध्यान दीजिए, एनर्जी हिंदी में जो इसका शब्द रूपांतरण है ऊर्जा। एनर्जी को ऊर्जा का नाम दिया गया। अब ऊर्जा का मतलब क्या है? देखिए, अपने कार्य को अच्छे से पढ़ा था, कार्य से रिलेट करती है वर्क। ठीक है, और वर्क के अंदर आपने 2 बातें कही कि सर किसी भी वस्तु के अंदर जो कार्य है वह उस वस्तु के अंदर फोर्स लगाने और उस वस्तु के अंदर एक ही दिशा के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है, विस्थापन होता है, तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है यह मिलकर क्या बनाता है? आपका एक वर्क कंडक्ट करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने एक बात जानी क्या कि जब आप कार्य कर रहे होते हैं, या एक छोटा सा उदाहरण पढ़ते हैं कि आपने किसी वस्तु को उठाया या किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाया तो यह वस्तु क्या होगी? गतिमान अवस्था में आ गई। मतलब आपने जब इस पर फोर्स लगाया तो किस वे में लगाया होगा? आपने फोर्स किस कंडीशन के अंदर लगाया होगा कि जब आपके अंदर एक ऐसा प्रारूप होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जब आपने फोर्स लगाया कि वो वस्तु उसके सहारे से गतिमान होगी। तो वो किसके सहारे से गतिमान होगी प्यारे बच्चों? एनर्जी। आपके अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यह एनर्जी विद्यमान थी, ऊर्जा विद्यमान थी, जिसने क्या किया? उस वस्तु को कार्य में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो कह सकते हैं क्या कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है प्यारे साथियों? ऊर्जा कहलाती है। टू डू दिस वर्क ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल टू एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, कार्य करने की क्षमता अपनी ऊर्जा होगी। कहने का तात्पर्य है कि आप में वर्क एबिलिटी कितनी है वही आपकी एनर्जी है।
किसी व्यक्ति में वर्क एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अपने कह देते हैं भी बहुत ताकतवर है, अर्थात ऊर्जा ज़्यादा है। किसी व्यक्ति में क्या है, वर्क एबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा की कमी है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ वर्क। चलो इतनी बात अपने को अच्छे से समझ में आ गई। यूनिट के बारे में डिस्कस करें प्यारे विद्यार्थियों, तो कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा है वो कार्य के कारण ही तो उत्पन्न हुई, या कार्य है वो ऊर्जा के कारण प्रारंभ हुआ। तो कह सकते हैं कि जिस मेजरमेंट के अंदर या जिस यूनिट के अंदर अपने कार्य को मेजर करते हैं उसी यूनिट में एनर्जी को मेजर करेंगे, तो जूल ही ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान रखें एक मात्रक और होता है किलो जूल, यह बड़ा मात्रक है। 1 किलो जूल 10⁻³ जूल के इक्वल होता है, ठीक है। यह आंकड़ा भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चलो अब अपने बात करने जा रहे हैं कि ऊर्जा का फॉर्म क्या है, ठीक है, ऊर्जा का रूप कैसा है। क्या कभी ऊर्जा देखी, ठीक है, कि सर इस कलर की ऊर्जा होती है, ब्लैक, वाइट, है ना, रेड, कभी नहीं देखी, ठीक है। महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया। यह एक भौतिक राशि है, ये अपने प्रथम चैप्टर के अंदर पढ़ा था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, क्या ऊर्जा को रिड्यूस कर सकते हैं या ऊर्जा का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हो। ऐसा कभी देखा कि आप ऊर्जा बना रहे हो, या ऐसा हुआ कि आप ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एनर्जी का विनाश कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो सर कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा से संबंधित एक नियम को पढ़ेंगे जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, द एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्व्ड रहती है पूरी की पूरी एनर्जी। कहने का मेरा मतलब है कि न ही तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म के अंदर दूसरी फॉर्म के अंदर उसको चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थात एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सर कैसे, एक एग्जाम्पल से समझे इस बात को, ठीक है। ये आपके सामने एक स्पीकर है, अरे जिसके अंदर आप सॉन्ग सुनते हो ना, गाने सुनते हो, मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है सर जब हम एक बड़े से स्पीकर में सॉन्ग सुनते हैं ना, वो वाला है, ठीक है। आपने इसको एक वायर से कंडक्ट किया और यहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी से इसको जोड़ दिया। अब इसके अंदर साउंड कैसे आया प्यारे, साउंड प्रोपेगेट इसने कैसे किया, ठीक है, जब आपने एक वायर के माध्यम से इसको करंट प्रदान किया, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो विद्युत ऊर्जा थी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, किसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, साउंड एनर्जी के अंदर, ध्वनि ऊर्जा के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो रूल है वो बिल्कुल एनर्जी का राइट है कि एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और उसका प्रोडक्शंस भी नहीं कर सकते, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब एनर्जी सर कितने प्रकार की, टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा कितने प्रकार की अपने पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा बहुत ही प्रकार की होती है। जैसे सर केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जब किसी वस्तु को अपने ताप देते हैं ना, या यह कह सकते हैं कि जब रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को ऊर्जा मिलती है तो अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, वस्तु जब गर्म होती है और गर्म हुई किसके सारे से, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा रही होगी, अर्थात ताप या ऊर्जा रही होगी, जिसकी वजह से वस्तु क्या होगी, ताप में परिवर्तित। अब अपने समझते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, छोटे छोटे रूप बता देता हूं, बस कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने व्यवहारिक ज्ञान के अंदर इसको समझना, नॉलेज के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी कि एक एटम है, परमाणु है, और उस परमाणु के नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखती है उसे कहते हैं उसकी न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। चलो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जो बेसिक जो फॉर्म है इसकी, जो मूल रूप से ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती है। चलो पढ़ते हैं। देखो, मूल रूप से ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर या दो प्रकार के अंदर विभाजित कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अपने गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और जान लें कि ऊर्जा जो है, अभी मैंने बताया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इसको मैं एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो ऊर्जा है वो क्या है। अभी मैंने बताया कार्य करने की क्षमता, लेकिन यूनिवर्स के तौर पर पढ़ें, इसको पृथ्वी के समक्ष पढ़ें तो ऊर्जा कैसे पढ़ी जा सकती है, ऊर्जा का नॉलेज कैसे ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी की जो ऊर्जा है, पूरे विश्व की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी बात नहीं है। इससे संबंधित अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल लगा दिए थे इसको समझाने के लिए। ठीक है, जो अपने पढ़ेंगे मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस रूल है उसका, ऊर्जा द्रव्यमान संबंधित जो नियम दिया था वो इसी से संबंधित है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, वो इस बात को मानते थे कि वास्तव में जो पूरी पृथ्वी है उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है वो संरक्षित है। चलो ये अपने रूल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। भाई गतिज ऊर्जा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं मोशन की बात कर रहे हैं, भाई गति की बात कर रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसको v वेग से यदि दौड़ाया जाए या मोशन करवाया जाए तो उस वस्तु में जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। सर कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया, आपने तो इसमें m v बहुत सारी चीज़ें ले ली। अरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई वस्तु जब मोशन करती है, गति करती है, तो किसके सहारे करती है? उसमें कोई ना कोई एनर्जी एलिमेंट होगा, ऊर्जा का तत्व होगा, इसी वजह से ही तो वो मूव करती है, गति करती है। तो कह सकते हैं कि गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट कंडीशन में नहीं होता, एज ए मोशन कंडीशन में होता है, तो वह किस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? काइनेटिक एनर्जी को। अर्थात उसके अंदर कौन सी एनर्जी समावेशित होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसी वजह से तो गति के कारण उसने ऊर्जा उत्पन्न की, नाम से ही अपने डेफिनेशन बना रही हैं। कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आई तो आप यह भी समझ लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है प्यारे साथियों, अगर m द्रव्यमान की वस्तु को v वेलोसिटी दी जाए तो उस वस्तु में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ½ mv² होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से अपने काइनेटिक एनर्जी के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान है और वेग है, और वेग की स्क्वायर उसका हाफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। बिल्कुल सर। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बता सकता है? बिल्कुल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। देखिए भाई कैसे हो जाएगी सर, हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, पोजीशन चेंज किसकी होगी? वेग की होगी। यह अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हाफ 1/2 यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो बदलेगा क्या? वेग। और वेग मतलब दुगना करना है, 2 की स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? 4 गुना। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी जेईई के अंदर पूछा था। तो यह बात अपने को फॉर्मूले से ही बातें सामने आती हैं। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए प्यारे साथियों, अपने यह भी पढ़ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि अगर वेग वस्तु की वेलोसिटी हाफ कर दी जाए, 1/2 कर दी जाए, कि अगर वस्तु ऑब्जेक्ट पहले 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा था, अब एनर्जी हाफ कर दूं, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा, वेग इसका हाफ कर दिया, तो इस वस्तु की या इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? काइनेटिक एनर्जी कैसे व्यवहार करेगी इसके अंदर? तो आपको इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाफ
mv² को आपने काइनेटिक एनर्जी से डोनेट किया। हाफ तो एक कॉन्स्टेंट राशि है, द्रव्यमान बदलेगा नहीं, वेग को क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का मीन्स 1/2 आधा कर दिया जाए, स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको सोल्यूशन ही तो करना है। 1/2 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 1/4 1/4। 1/4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आप इस तथ्य से क्या समझे कि किसी वस्तु का वेग अगर आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी चौथाई हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना विद्यार्थियों। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बात और समझ लो अच्छे से, इस पर बेसिस आपके ग्रुप डी के अंदर, रेलवे ग्रुप डी के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें। सर कैसे? देखिए, गतिज ऊर्जा और वस्तु का संवेग मोमेंटम सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक संबंध होता है बिटवीन रिलेशन टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट। ठीक है, मोमेंटम के अंदर कैसा रिलेशन होगा, ध्यान दें। सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होती है, बिल्कुल होती है। अब इसको मैं वेग में कन्वर्ट कर दूं, संवेग में कन्वर्ट करूं, तो संवेग में कन्वर्ट कैसे करूंगा सर? क्योंकि संवेग तो p इज इक्वल टू mv होता है, हमने पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा भी आपने, बिल्कुल राइट बात पढ़ी है कि जो मोमेंटम होता है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू मोमेंटम। तो आप क्या करें, इस हाफ mv² में, आप हाफ mv² में ऊपर भी m का मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर करेंगे तो नीचे भी आपको m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हल करें, इसका सॉल्यूशन करें तो m से m कट जाएगा, वापस वही राशि आ जाएगी। ठीक है, यह गणित का एक रूल है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप उसके नोमिनेटर पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई किसी नंबर का कर रहे हो तो उसी संख्या के डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर उसी संख्या का मल्टीप्लाई आपको करना होगा। अर्थात किसी संख्या के अगर अंश के अंदर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर में भी 2 का मल्टीप्लाई, अंश के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर के अंदर मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर के अंदर, क्योंकि इसको काटने के बाद में जो रेशो आएगा वो 1:1 रहना चाहिए। ये मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो विद्यार्थियों, अब m कितने हो गए, एक m तो ये पढ़ा, एक m ये पढ़ा, और m का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो विद्यार्थियों m की स्क्वायर हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी सर। 1/2 m², एक v² पढ़ा है, एक नीचे भी m पढ़ा है, यह इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। प्यारे साथियों ध्यान दें, एक रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ी सी बात पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि ऊपर जो वैल्यू है m² v² है, ऐसा कोई एक रूप बन रहा है क्या? ऐसा रूप कोई बन रहा है क्या? p इज इक्वल टू m इंटू वी का बन रहा है ना सर, p इज इक्वल टू m इंटू वी का बन रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल बन रहा है। तो m² v² क्या इज इक्वल टू p² हो सकता है? क्योंकि m इंटू वी अगर p है तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो p की भी तो स्क्वायर हो जाएगी ना, वही बात है, m की स्क्वायर v की स्क्वायर, तो यह इक्वल किसके है? p के है, तो p की भी क्या हो जाएगी? स्क्वायर। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, ध्यान दें, यहां लिख सकते हैं इस बात को कि हाफ p² इज इक्वल टू डिवाइड बाय m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा चल रही है। तो इस बात पर आपने गौर फरमाया कि जो कोई भी राशि अगर x² y² इज इक्वल टू k है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगी, क्योंकि अगर स्क्वायर को स्क्वायर से हटाएंगे तो जो रेशो आएगा वो 1:1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p² डिवाइड बाय m, और m इसके 2 के मल्टीप्लाई में है, तो इसका मैं सत्य रूप है वो ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों गतिज ऊर्जा संवेग संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको संवेग की वैल्यू दे दी जाए, द्रव्यमान दे दिया जाए और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, गिवन आर काइनेटिक एनर्जी
मोस आपको m की वैल्यू दे दी जाए तो क्या यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, एग्जैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य एक ही फॉर्मूले से दो चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कहा गया। चलो अच्छे से नोट कर लेना, आया कैसे पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है विद्यार्थियों, नोट करते चले जाना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी से संबंधित, तो गतिज ऊर्जा के बारे में अपने इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 नंबर पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर हो गया पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति। अब सर स्थिति के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप खड़े हो तो आप रेस्ट कंडीशन में, आपकी स्थिति है वो रुकी हुई है। बैठे हैं तो आप कह सकते हैं हम बैठी हुई अवस्था के अंदर हैं, अर्थात अपनी स्थिति बैठी हुई है। तो जो वस्तु जिस बिहेवियर के अंदर पड़ी है, जिस व्यवहार को प्रदर्शित करती है, वो उसकी पोजीशन है और उसकी स्थिति है। बिल्कुल सर। तो सर स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होगी क्या? मैंने कहा सर बिल्कुल। तो कहने का प्यारे विद्यार्थियों तात्पर्य यह है कि स्थिति के कारण किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन भी कह सकते हो, या स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है, या स्थिति के कारण जो उस वस्तु के अंदर नियत जो ऊर्जा है वो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। इसको विशेष तौर पर नोट के अंदर लिख लीजिए, ध्यान देना। चलो सर हमने तो देखी नहीं कभी किसी वस्तु के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल होती है भाई, क्यों नहीं होती। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझो अच्छे से, यहां समझो कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन में। रुकी हुई वस्तु के अंदर तो कोई ऊर्जा होगी नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि सर इसके अंदर ऊर्जा है। या तो वस्तु चल रही होगी या वस्तु कोई कार्य कर रही होगी, तभी तो ऊर्जा का पता चलेगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा होती है। जब अपने रुके हुए हैं भाई, सो रहे हैं, तो अपने कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने में एनर्जी का तो माप अपने कैसे ज्ञात करेंगे फिर, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह रेस्ट कंडीशन में है, विरामावस्था में है, अर्थात ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न करें भाई? आप ऐसे करें, इसको कुछ ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई का मतलब h हाइट पर आप इसको ले जाएं और अब इसको छोड़ दें नीचे, और आप नीचे खड़े हो जाएं, और जैसे यह पत्थर या यह वस्तु आपके सिर पर लगेगी, तब आप कहेंगे अरे सर इसमें तो बहुत सारी ऊर्जा है। अब कैसे आ गई भाई? अरे अब कैसे आ गई कि पहले तो रेस्ट कंडीशन में थी, जैसी h हाइट पर लेके गई, अब इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, कौन सा जादू हो गया, कौन सी पावर आ गई कि जैसे आपने छोड़ा, सिर पर लगा, बहुत दर्द हुआ। सर कौन सी ऊर्जा थी इसमें? तो आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा। कैसे? क्योंकि पहले इसकी स्थिति जो थी वो रुकी हुई थी, जैसे ही आप इसको ऊपर लेकर गए और छोड़ा तो स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। अर्थात जैसे ही स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या उत्पन्न हुई? ऊर्जा। और यह ऊर्जा किसके रूप में थी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी, स्थितिज ऊर्जा थी, जिसका एहसास अपने को यहां देखने पर मिला। बात समझ में आई क्या? गॉट इट? ओके। चलो अब सर हमने यह भी पढ़ रखा है बहुत सारी किताबों में, या 10th या 9th क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ों में पढ़ रखा है कि सर जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो mgh होती है सर। लेकिन आती कैसे है mgh, यह आज तक नहीं पता चला कि सर ऊर्जा के अंदर G गुरुत्व त्वरण, इसका क्या रोल है, हाइट का क्या रोल है। चलो m तो द्रव्यमान मान सकते हैं कि वस्तु का कोई मॉस m रहा होगा, लेकिन इन दो क्वांटिटीज का रोल क्या है, ये कैसी आई? चलो समझते हैं फिर कैसी आई भाई। यह एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान प्यारे विद्यार्थियों m था। अब पृथ्वी पर पड़ी है, तो पृथ्वी जो इसको बल लगाएगी, पृथ्वी भार के कारण जो बल लगाएगी, जिस बल के कारण इसको खींच के रखेगी, वो कितना होगा? m×g। यह प्रीवियस लेक्चर ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ा चुका हूं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत डिटेल में। अब मैंने एक बात कही कि इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दो भाई। स्थिति में परिवर्तन का तात्पर्य क्या हो गया सर? इसको h हाइट तक ले जाओ, h ऊंचाई तक ले जाओ ऊपर। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। जैसे ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कह सकते हैं कि वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी।
लेकिन एक बात समझाओ कि जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे थे, जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे थे, आपने जो इस पर फोर्स एक्ट किया, फोर्स रिप्लाई किया, वो क्या था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। लेकिन जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो यह ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में। यह बात अच्छे समझाई हुई है, क्योंकि त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय प्रभाव के कारण गुरुत्वाकर्षण त्वरण में उत्पन्न पैदा हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है, क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर से जैसे नीचे छोड़ेंगे तो जो पृथ्वी है इस पर क्या करेगी, ग्रेविटेशन एक्ट करेगी, ठीक है। वैसे ही यहां इसको लिख सकता हूं क्या, m इंटू जी। तो आप जो बल एक्ट करवा रहे हो वो भी क्या है, m इंटू जी है, m इंटू जी है। अब बताइए इस वस्तु का कार्य कितना होगा, तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इस फॉर्मूले से कार्य को आप ज्ञात करते हैं, पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ फोर्स। आपने कितना फोर्स लगाया सर, ऊपर जब वस्तु गई हमने mg लगाया। विस्थापन कहां तक विस्थापित किया, कितनी ऊंचाई तक विस्थापित किया, सर आपने कहा हमने तो h ऊंचाई तक किया, ठीक है भाई h ऊंचाई तक। कोस थीटा, थीटा जब एक ही रेखा पर हो, बल भी आप ऊपर लगा रहे हो और विस्थापन भी जब आप ऊपर करवा रहे हो, और एक ही रेखा पर या दूसरी रेखा एक के ऊपर आ जाए तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, अच्छे से समझाया हुआ 0 डिग्री। कि भाई ये रेखा है, ठीक है, इस लाइन पर दूसरी लाइन आ जाए तो बीच में तो कोई दूरी ही नहीं बची, गैप ही नहीं बचा, और जब गैप नहीं होगा तो कोण बनेगा कैसे, अर्थात कोण का मान कितना, 0 है। और कोस जीरो का मान, कोस जीरो का मान कितना होता है प्यारे साथियों, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, mgh। अर्थात आपकी स्थिति के अंदर जो परिवर्तन हुआ था उस परिवर्तन के दौरान जो आपने कार्य किया वो कितना किया, mgh कार्य किया। और यह mgh कार्य किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। इसीलिए आपने इसको u से रिप्रेजेंट किया, mgh। अब ज्ञात करने के लिए भाई g का मान आपको पता 9.8, अप्रोक्सीमेट 10, हाइट आपको वस्तु की देगा, द्रव्यमान पता होगा, यहां से स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या पता चला mgh कैसे आता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। यह था इसका मैकेनिज्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपका एनर्जी का कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ, पूरी एनर्जी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी के फॉर्म पढ़े, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, वो कल और थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। और कल अपने पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपने आइंस्टाइन का एनर्जी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल था वो। इसके बाद में अपने इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक बचेगा आपका, वो बचेगा आपका शक्ति, पावर। ओके विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आशा करता हूं कि यह आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य विद्यार्थियों के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर किया करो, जितना शेयर करोगे अरे आपका ही भला होगा ना। विद्यार्थी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो सिलेक्शन लेने की उम्मीद भी उतनी बढ़ेगी, है ना। ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास सीमित मत रखो, बढ़ाओ और, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।